अच्छा, हमने जो अभी तक काम किया वो ये किया कि ये जब हमने इसको आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ई एक्स को और ए को, यानी कि दोनों हमारे पास यही वैल्यू हैं जो यूज़र ने इनपुट दिए हैं, तो वो हमारे पास एज ए स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा, जो हमें पता है कि हम स्क्वायर करने के लिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। इसको हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास देखें, यूज़र अगर हम 3 देते हैं तो हमारे पास 9 आना चाहिए। ये देखें स्क्वायर हमारे पास 9 आ रहा है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं। अब यही असल ऊपर का ऑपरेशन तो हमारे पास इनपुट लेने का ये था, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि ये नेक्स्ट हमारे पास टास्क था क्यूब का, तो क्यूब में क्या होता है कि इस ए का स्क्वायर, और स्क्वायर जो है उसका भी, जैसे ए इंटू ए हुआ है, तो अब जब क्यूब करेंगे तो ए इंटू ए, और जो वैल्यू आएगी उसको भी मल्टीप्लाई ए से कर देंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आप इसी के अंदर चेंजिंग कर लें। इसके अंदर आप क्या चेंजिंग करेंगे, यहाँ तक का तो ऑपरेशन आपका सेम परफॉर्म होगा, ठीक है। आप यहाँ स्क्वायर की बजाय क्यूब कर दें, ठीक है। यहाँ एक दफ़ा मल्टीप्लाई हो गया, फिर आप दोबारा से सब ई डी एक्स रजिस्टर को, उसके बाद आप दोबारा से ये आई मल्टीप्लाई ई एक्स, अब आप जब इसको प्रिंट करेंगे, एंड जो है ना, आप लाइन को चेंज भी कर दें इसको, ताकि आखिरी में आपके कॉन्केटनेट में सर ये सब दोबारा क्यों किया? ये ये पहला ईडीएक्स। ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किया था वो स्क्वायर के लिए किया था, ये जो हमने किया ये क्यूब के लिए किया है। आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन के अंदर यही होता है, जब आप क्यूब कर रहे हैं तो आप उसको एक दफ़ा और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये पहला हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था ये स्क्वायर के लिए। जब आप इसको क्यूब के लिए करेंगे तो आप इसको एक दफ़ा और मल्टीप्लाई कर दें उसी के साथ, किसके साथ, जो हमारे पास यूज़र इनपुट दिया हुआ है। सपोज स्क्वायर उसका आ रहा है 9, तो 9 को आप दोबारा से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप उसका क्यूब हो जाएगा 3 का। जब आप इसको रन करके देखें तो आपके पास स्टार्ट विदाउट 3 देंगे, ये देखें 3 का क्यूब 27। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। ये बहुत बेसिक टास्क थे, हमने 1 भी देख लिया, 2 भी, 3 भी, तो स्क्वायर भी देख लिया, क्यूब भी देख लिया। अब वही काम इस ए स्क्वायर जो हमने दिया हुआ था उसके साथ आप ऐड करा दें बी स्क्वायर को, क्यूब दिया हुआ था उसको ऐड करा दें बी क्यूब के साथ, ये भी उसी तरीके से परफॉर्म हो जाएंगे। और इसकी एक एग्जांपल फाइल भी मैंने आपको आपकी क्लासरूम के ऊपर शेयर कर दी थी। बाकी अब हम जो है नेक्स्ट लैब के ऊपर चलेंगे, ठीक है। ये तो हमारी लास्ट लैब की जो टास्क थे उनको हमने डिस्कस किया, और आप लोग कहेंगे तो ये टास्क के जितने टास्क हैं, अगर वैसे तो ज़्यादातर बच्चों ने कर लिए हैं, लेकिन अगर किसी के रह भी गए हैं तो मैं, और या किसी को समझ नहीं आया तो इसकी एक नोटपैड फाइल भेज दूंगा कोड की, तो आप लोग उससे देख के उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं लैब नंबर 4 के ऊपर। तो लैब नंबर 4 जो है ना, वो है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव्स की, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है,
इसके अंदर हमारे पास पहली चीज़ है जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं, उसमें गिवन गिवन है कि ये डिफाइनिंग स्ट्रिंग्स। आप स्ट्रिंग्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई हुई है। ये किस तरह बताई हुई है कि टू डिफाइन अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स enclose them in single or double quotation marks. The most common type of string ends with a null byte. ये हमने देखा था कि हम इसको एंड जो है नल के साथ कर रहे होते हैं, या तो ज़ीरो के साथ या फिर ज़ीरो डी एच ज़ीरो ए एच। ज़ीरो डी एच का मतलब है कि इसकी 13th बिट जो है डी जो है वो हमारा 13 कंसिडर कर रहे होते हैं। और हमने ये भी चीज़ देखी थी कि हम जब पहला ही अल्फ़ाबेट हेक्साडेसिमल के अंदर पहले ही अल्फ़ाबेट आ रहा हो तो हम उसको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं ज़ीरो से करते हैं। तो हम इसको ज़ीरो डी एच करते हैं, मतलब 13 हेक्सा मतलब 13th जो इसकी बिट है उसको ज़ीरो कर दें। आइदर एंड 13 के ऊपर हो रहा है तो 13 पे कर दे, ज़ीरो ए एच मतलब 10th के ऊपर हो रहा है तो 10th पे कर दे। और अगर ये कहीं भी वरना एंड हो रहा है तो इसको ज़ीरो पे कर दे। तो ये इसकी स्ट्रिंग को एंड करने का तरीका होता है। हम सिर्फ ज़ीरो भी दे सकते हैं, ज़ीरो डी एच और ज़ीरो एच भी दे सकते हैं ताकि ये लाइन को एंड कर दे। तो स्ट्रिंग को डिफाइन करने का इसमें तरीका बताया हुआ है कि हमें या तो डबल कोटेशन मार्क में भी हम दे सकते हैं या फिर हम सिंगल कोटेशन मार्क में भी दे सकते हैं। और ये भी बताया हुआ है कि अगर हम कैरेक्टर्स के अंदर दे रहे हो हम ये लाइन एंड ना दें, ये वैसे ये लाइन एंड देना ज़रूरी है। अच्छा, ये चीज़ बताई हुई है कि अगर हम द राइट वैल्यू मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमास विदाउट द एक्सेप्शन। अच्छा, ये एक्सेप्शन इसमें है कि हम जब कैरेक्टर्स के अंदर जा रही होती है, स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास जा रही है, जब कैरेक्टर्स में जा रही होती है तो वो एक एक हर स्ट्रिंग जो है ना वो एक तरीके से एज अ कैरेक्टर काम कर रहा होता है। इस हर वैल्यू का एक अलग इंडेक्स होता है। तो खैर ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको आप जाने दें। इसके बाद हमारे पास ये चीज़ है कि ये अच्छा, a string can be divided between multiple lines without having to supply a label for each line। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास गिवन है कि हम जब स्ट्रिंग्स को डिफाइन कर रहे होते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर तो वेट कीजिएगा। अच्छा, स्ट्रिंग्स को डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग्स भी दे सकते हैं। उसके लिए हमने देखा था कि हम एक लेबल देते हैं, ठीक है, उस लेबल के अंदर हम उसकी डेटा टाइप देते हैं और एक जो भी स्ट्रिंग है उसको हम स्ट्रिंग को दे देते हैं। लेकिन हम अगर चाहें कि हम मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग दें तो हम उसके ही नीचे एक और दफ़ा उसका डेटा टाइप दें, ठीक है, और हम एक और लाइन दे दें, ठीक है। तो ये यहाँ से लाइन ब्रेक होगी और ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप चाहें कि मैं सेकंड लाइन, तो उसके लिए आपको हर लाइन के अंदर लेबल देने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक दफ़ा लेबल दे दिया और उस लाइन को एंड नहीं किया तो ये इसको कंसिडर करता रहेगा सेम लेबल के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इसको वैसे भी देखें ना तो ये एग्जांपल जो हमारे पास यहाँ पे लिखी भी है, इसको मैंने यहाँ रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हम लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, ये सबको एक ही ग्रीटिंग वन के अंदर देके और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट लाइंस के ऊपर प्रिंट करा देगा। इनको अलग अलग रजिस्टर की वैल्यूज़ नहीं कंसिडर करेगा। ये देखें, अब ये हुआ क्या कि वेलकम टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन लैब, इसने ग्रीटिंग्स में बाइट हमने जो दी है वेलकम टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक, और हमने ये लाइन एंड नहीं की ज़ीरो डी एच ज़ीरो ए एच, तो इसने इसको सेम लाइन कंसिडर किया और लैब को उसी के साथ प्रिंट किया। फिर इफ़ यू हैव एनी क्यूरी कॉन्टैक्ट, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी कॉन्टैक्ट, और इसको भी सेम लाइन के अंदर ही कंसिडर किया। यहाँ पे हमने लाइन ब्रेक कर दी थी तो इसने भी लाइन ब्रेक कर दी। उसके बाद यहाँ पे इफ़ यू हैव एनी क्यूरी कॉन्टैक्ट और इसको एक साथ कर दिया और फिर यहाँ पे लाइन ब्रेक करके नीचे प्रेस एनीथिंग टू कंटिन्यू आ रहा है। तो ये जब तक आप देंगे नहीं लाइन की लाइन ब्रेक होगी नहीं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ जब आप बाइट करके हर
लाइन के साथ कोई और ये नहीं दे रहा है लेबल, तो वो सारी लाइंस को एक ही लेबल के अंदर कंसिडर करेगा। आप जब चाहें इस लेबल को कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये यहाँ पे ग्रीटिंग्स वन को ऑफसेट EDX में देके यहाँ जब राइट स्ट्रिंग किया है तो वो उसने इन चारों लाइंस को एक ही ग्रीटिंग के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, ये एक एग्जांपल है हमारी स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराने की। ठीक है, कि हम स्ट्रिंग को जो है या तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में भी करा सकते हैं प्रिंट। ठीक है, एंड लाइन करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, 0DH 0AH का है। ठीक है, और उसके बाद मल्टीपल लाइंस हमने अगर एक ही लेबल के अंदर स्टोर करानी हो तो उसका हमारे पास ये तरीका है कि हम उसकी सिर्फ डेटा टाइप हर लाइन के अंदर देते रहें, और जिसमें लाइन ब्रेक करनी हो 0DH 0AH दे दें। ठीक है, ये चीज़ है। फिर हमने देखा था कि हम CRLF जो दे रहे थे, कैरेज रिटर्न लाइन फीड, इसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि दी हेक्साडेसिमल कोड्स 0DH 0AH आर ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड CRLF कैरेज रिटर्न। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको हम इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम ये डॉट डेटा के सेगमेंट में काम कर रहे होंगे, और जब डॉट कोड के सेगमेंट में हम राइट स्ट्रिंग करते हैं, जब राइट स्ट्रिंग कोई भी राइट स्ट्रिंग करते हैं, कॉल राइट स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन चेंज करने के लिए हम कॉल CRLF कर रहे होते हैं, ताकि हमारी डॉट कोड सेगमेंट के अंदर जो भी स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है उसके बाद एक लाइन चेंज हो और फिर नेक्स्ट ऑपरेशन अलग लाइन से परफॉर्म हो। लेकिन जब आप डॉट डेटा सेगमेंट में कोई असाइनमेंट कर रहे होते हैं तो आप ये 0DH 0AH को प्रिंट कर देते हैं ताकि आपकी लाइन चेंज हो। ठीक है, अच्छा, ये इसमें बताया हुआ है कि होता क्या है कि व्हेन रिटर्न टू स्टैंडर्ड आउटपुट दे मूव द कर्सर टू लेफ्ट कॉलम ऑफ द लाइन फॉलोइंग द करंट लाइन। जो नेक्स्ट लाइन का ये लेफ्ट वाली साइड पे उसको कर्सर को मूव कर देता है। तो फिर आपके पास जो लिखा हुआ होता है प्रेस एनी की टू स्टार्ट, वो नेक्स्ट लाइन से आता है। अब ये नहीं करेंगे तो सेम लाइन में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ है डिफाइनिंग वर्ड एंड एस वर्ड। हमने ये देखा था कि वर्ड हमारे पास जो है वो 16 बिट होता है, आप लोगों को याद होगा, और बाइट जो है वो 8 बिट होता है। वर्ड जो है वो 16 होता है। एस वर्ड डी वर्ड जो है वो हमारे पास 32 बिट होता है। इसी तरीके से सोन चलता रहता है। फिर ये हमारे पास गिवन है कि डिफाइन करना हमने वर्ड को या एस वर्ड यानी कि साइंड 16 बिट को, तो वो क्या है, दी वर्ड डिफाइन वर्ड एंड एस वर्ड डिफाइन साइंड वर्ड डायरेक्टिव क्रिएट स्टोरेज फॉर वन और मोर 16 बिट इंटीजर्स। ठीक है, फिर इसकी हमारे पास एग्जांपल गिवन है। अगर आपने साइंड वर्ड्स और अनसाइंड वर्ड किस तरीके से देने हैं, ये लार्जेस्ट वैल्यू है हमारे पास साइंड वर्ड की। 16 बिट्स के अंदर आप लार्जेस्ट वैल्यू ये स्टोर कर सकते हैं। अनसाइंड के अंदर अनसाइंड के अंदर और साइंड के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू हम ये स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है साइंड में हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी स्टोर करते हैं। ठीक है, चाहे तो पॉजिटिव भी कर सकते हैं, ज़ीरो भी कर सकते हैं। अनइनिशियलाइज्ड हो, बाद में आप कोई वैल्यू देना चाह रहे हो तो अनइनिशियलाइज के लिए आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। ठीक है, फिर हमारे पास सैम्पल प्रोग्राम दिया हुआ है कि अनसाइंड वर्ड अगर हमने देना है, वर्ड से मुराद 16 बिट मेमोरी। ठीक है, तो वो हम किस तरह देते हैं, उसकी एक एग्जांपल हमारे पास गिवन है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ ऑपरेशन क्या हो रहा है, सैम्पल फॉर अनसाइंड। अनसाइंड मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ की अगर हमने देनी है और वर्ड में देनी है, तो उसका ये तरीका है कि हमने डॉट डेटा के अंदर एक कोई वैल्यू या कोई भी लेबल लिया, उसमें वर्ड दिया, उसकी डेटा टाइप वर्ड है, पॉजिटिव वैल्यू दी क्योंकि साइंड है, और अनसाइंड है
ताकि अगर कोई पहले से वैल्यू हो तो वो हट जाए, वैसे चाहें तो ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर हमने ए एक्स जो है उसके अंदर ये वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अच्छा, ए एक्स हमने क्यों यूज़ किया, हमने देखा था कि हम जब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारे पास ऑपरेंड और ऑपरेटर जो है उसका साइज़ सेम होना चाहिए। यहाँ हमने ई एक्स इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि ई एक्स होता है हमारे पास 32 बिट और ए एक्स हमारे पास है 16 बिट, फिर ए एच और ए एल 8 बिट है। लेकिन जब हम यहाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वर्ड हमारे पास है 16 बिट ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे ए एच जो है वो भी 16 बिट है, तो हमने इसलिए यहाँ पे दोनों 16 बिट होने चाहिए, इसलिए हमने ये यूज़ किया। ठीक है, तो ये 75 जो वैल्यू है वो ए एच के अंदर आ जाएगी और इसको आउटपुट करा देगा। ये सिंपल प्रोग्राम है। वर्ड जो हमारे पास है डेटा टाइप उसके अंदर अगर वो वर्ड के अंदर हम अनसाइंड वैल्यू पुट करें तो उसको किस तरीके से प्रिंट करेंगे, उसका एक सिंपल प्रोग्राम है। आप लोग चेक कर लें, इसने पॉजिटिव दे दिया कि ये पॉजिटिव 75 है, मतलब अनसाइंड है। ठीक है, इसी तरीके से ये एक और गिवन है, ये भी सेम काम हो रहा है। ये मूव जेड एस एक्स के साथ हो रहा है, ये मतलब ज़ीरो एक्सटेंशन दे दें आप, जैसे हम यहाँ पे इसको ई एक्स को ज़ीरो पहले दे रहे थे, अगर आप मूव जेड एक्स कर दें, ठीक है, तो वो ये वाली लाइन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये उसकी एक्सटेंशन पहले से ज़ीरो कर देगा। ठीक है, ये भी सेम प्रोग्राम है, ये आप लोग की लैब अपलोड होगी तो आप लोग रन करके देख लीजिएगा। फिर साइंड के लिए है, साइंड के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये हमने देखा था कि अनसाइंड के लिए वर्ड हम यूज़ कर रहे होते हैं और साइंड के लिए एस वर्ड कर रहे होते हैं, बाकी काम हमारे पास वही सेम हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम जैसे ऊपर ज़ीरो एक्सटेंशन दे रहे थे, यहाँ पे हम मूव एस एक्स मतलब साइंड एक्सटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू है क्योंकि साइंड है तो इसलिए हमने कोई नेगेटिव वैल्यू दे के ट्राई करेंगे। तो ये भी एक सैम्पल प्रोग्राम है, ये आप लोग रन करके देखिएगा किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आते हैं कंडीशंस के ऊपर। ये तो सिंपल ठीक है, हमने वर्ड एस वर्ड ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि किस तरह काम करता है, स्ट्रिंग्स को किस तरह डिफाइन करते हैं, हमने पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कंडीशंस के ऊपर कि हम कोई भी कंडीशंस किस तरह दें। जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंडीशनल ऑपरेशंस होते हैं कि इफ़ एल्स वाइल, तो वो हम असेंबली लैंग्वेज में किस तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जंप का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ये आप लोगों को देखने को अभी मिलेगा। इसमें हमने सबसे पहली चीज़ क्या है, एक कंडीशनल एग्जीक्यूशन असेंबली लैंग्वेज इज अकम्प्लिश्ड बाय सेवरल लूपिंग एंड ब्रांचिंग। ये देखिए, मल्टीपल हम लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ब्रांचिंग ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दो सिनेरियोज हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास देने के, एक कंडीशनल जंप, एक अनकंडीशनल जंप और एक कंडीशनल जंप। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि अनकंडीशनल जंप से क्या मुराद है कि उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होगी, सिर्फ जंप का ऑपरेशन होगा। ठीक है, किसी भी जगह पे आप जंप का ऑपरेशन दे रहे होंगे। कंडीशनल जंप में कोई ना कोई कंडीशन होगी कि अगर ये कंडीशन आ जाती है तो आप जंप करें। इसके लिए हमारे पास जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में पूरी कंडीशन डिफाइन करनी होती है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल लाइन के फंक्शंस गिवन है, उसको हम परफॉर्म करेंगे। अनकंडीशनल में हमें गिवन है कि दिस इज परफॉर्म बाय जंप इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफन इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू द एड्रेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट फॉलो द करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। अच्छा एक मिनट में आप लोगों की लैब अपलोड कर दूँ ताकि आप लोग भी इसको डाउनलोड करके देख लें और साथ साथ एग्जांपल्स वगैरह जो हैं वो सॉल्व कर लें।
आप लोग भी इसको लैब आप लोगों की अपलोड कर दी है, आप लोग इसको देख लें तसल्ली से, ठीक है। हम थे इस पे जंप के ऊपर। तो जंप में हमारे पास क्या है कि हम जंप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जब हमने कोई भी कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो रही हो, या कोई अनकंडीशनल तौर पे भी हम जंप परफॉर्म कर सकते हैं हमारे कोड के बीच में, जहाँ हमने कोड को किसी ब्लॉक से रिमूव करना हो या दोबारा से वापस लेके आना हो, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, दिस इज परफॉर्म बाय जंप इंस्ट्रक्शन, कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफन परफॉर्म्स अ ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल टू द एड्रेस। अच्छा, ये चीज़ लिखी है कि हमारे पास एग्जीक्यूशन जो हो रही होती है जंप की, उसमें एड्रेस, हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ एड्रेस हो रहा होता है। यानी कि जो भी हमारे पास एड्रेस है, उसका उसको ट्रांसफ़र हम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल से मुराद है कि हम जंप से किसी को या तो फॉरवर्ड जंप कर सकते हैं, या फिर बैकवर्ड दोबारा किसी स्टेप्स एग्जीक्यूशन दोबारा से कर सकते हैं स्टेप्स की। ये चीज़ लिखिए, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में भी फॉरवर्ड टू एग्जीक्यूट अ न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ताकि नए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जंप कर जाए, और बैकवर्ड टू री एग्जीक्यूट दी सेम स्टेप्स, ठीक है। कंडीशनल जंप में क्या होता है कि हम कोई भी कंडीशन दे रहे होते हैं कि जे कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन, ठीक है, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो जाए, ठीक है। द कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर दी कंट्रोल बाय ब्रेकिंग सीक्वेंशियल फ्लो, एंड दे डू नॉट दे डू इट बाय चेंजिंग द ऑफसेट वैल्यू इन आईपी। अच्छा, इसको भी हम देखेंगे। अच्छा, लेट अस डिस्कस कंपेयर। अच्छा, कंपेयर इंस्ट्रक्शन हम पहले देखेंगे। कंडीशनल को डिस्कस करने से, इन डिटेल डिस्कस करने से पहले आगे हम कंडीशनल अनकंडीशनल को देखेंगे। उससे पहले कंपेयर को देखते हैं कि कंपेयर हमारे पास क्या काम कर रहा होता है। कंपेयर जो है वो हमारे पास दो वैल्यूज, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन को, उन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा होता है, और कैरी फंक्शन और ज़ीरो फंक्शन के अंदर उनकी वैल्यूज आउटपुट कर रहा होता है, ठीक है। ये टेबल भी इसका गिवन है कि हमारे पास कंपेयर में क्या हो रहा है, कंपेयर टू ऑपरेंड कंडीशनल एग्जीक्यूशन के अंदर, जहाँ हमारे पास कोई कंडीशन दी हुई हो, वहाँ हम कंपेयर को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, बेसिकली इसमें कंपेयर में ऑपरेशन परफॉर्म ये हो रहा होता है कि ये ऑपरेंड को ऑपरेटर के अंदर से माइनस कर देता है, ठीक है। ई एक्स रजिस्टर जो है उसके ऊपर कोई भी हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन ये अपने कैरी फंक्शन और ज़ीरो फंक्शन के अंदर वैल्यू प्रिंट करा देता है कंपेयर करके, और उसके ऊपर फिर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो इट इज़ जनरली यूज्ड इन एग्जीक्यूशन। अच्छा, बेसिकली सेपरेट वन ऑपरेंड फ्रॉम द अदर for comparing whether the operands are equal or not. It does not disturb the destination or source operand. लेकिन जो हमने डेस्टिनेशन और सोर्स गिवन होंगे, उनको ये उनकी वैल्यूज़ में चेंजिंग नहीं आएगी। ये सिर्फ कंपेयर अपने ये दो फ्लैग्स के अंदर वैल्यूज दे रहा होगा, ठीक है। इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद द कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग डिसीजन, ठीक है। सिंटेक्स इसका ये है, कंपेयर डेस्टिनेशन सोर्स। इसकी एग्जांपल कोई नहीं है, जब हम ये टास्क करेंगे तो इसमें एग्जांपल इसकी हम देख लेंगे कंपेयर किस तरह यूज़ करते हैं आगे। अच्छा, कंपेयर कंपेयर्स टू, अच्छा इसका ये कीवर्ड है सीएमपी, ठीक है। सीएमपी कंपेयर्स टू न्यूमेरिक डेटा फील्ड्स, ठीक है। दो नंबर्स ज़ाहिर हैं, उनको कंपेयर करेंगे, स्ट्रिंग्स को तो आप कर नहीं सकते। कोई भी न्यूमेरिक डेटा फील्ड्स को हम कंपेयर करेंगे। द डेस्टिनेशन ऑपरेंड शुड बी आइदर इन रजिस्टर में भी हो सकता है, मेमोरी में भी, सोर्स जो है वो भी डेटा रजिस्टर के अंदर हो सकता है, या फिर मेमोरी के अंदर हो सकता है, जो कोई हमने मेमोरी डिफाइन की हो उसमें भी हो सकते हैं कंपेरिजन के लिए। वरना जो रजिस्टर्स हमारे पास पहले से डिफाइन है उसके अंदर भी हम वैल्यूज़ को दे सकते हैं, ताकि हम उनकी कंपैरिजन कर सकें। अब इसमें ये हमारे पास है कि अगर डेस्टिनेशन जो हमें वो लेस देन है सोर्स से, तो ये कैरी के अंदर 1 दे देगा और ज़ीरो फंक्शन में 0 दे देगा। और ये जब हम आउटपुट प्रिंट कराते हैं कंपेयर का, तो उसके अंदर कुछ फंक्शन कुछ फ्लैग्स गिवन होते हैं, कैरी फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग, इस तरीके से मल्टीपल। तो ये यहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं। डेस्टिनेशन अगर हमारी ग्रेटर देन सोर्स है, ठीक है, तो हम दोनों को 0 कर देगा। डेस्टिनेशन इक्वल्स टू सोर्स है, तो ये 0 फंक्शन 1 कर देगा, और कैरी को 0। ये आगे चल के आप लोगों को जब
टास्क करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ आएगा कि ये क्या काम हो रहा है। अच्छा, कंपेयर, हमने देखा है कि कंपेयर जो है वो डेस्टिनेशन और सोर्स को आपस में कंपेयर करके कैरी फंक्शन और ज़ीरो फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा होता है। और कंडीशनल हमने, और ये ज़ाहिर है कंपेयर की एक कंडीशन है, तो ये कंडीशनल जंप के ऊपर परफॉर्म हो रही होगी। तो कंडीशनल जंप जो है वो इस तरीके की किसी कंपैरिजन जैसी किसी कंडीशन के ऊपर परफॉर्म हो रहा होगा। विद एग्जांपल इसको हम आगे देखेंगे। फिर ये अनकंडीशनल जंप है, ठीक है। अनकंडीशनल जंप में हमारे पास क्या है, एज मेंशन अर्लियर दिस इज परफॉर्म बाय जंप इंस्ट्रक्शन। जंप इंस्ट्रक्शन के साथ ये अनकंडीशनली, मतलब कोई कंडीशन नहीं होती, बस ये जंप कर देता है। अनकंडीशनल जंप परफॉर्म हो जाता है। कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफन इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। ये भी यही करता है कि ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एक स्टेप से डिफरेंट स्टेप के ऊपर फॉरवर्ड भी जा सकता है या फिर बैकवर्ड भी जा सकता है, ठीक है। सिंटेक्स इसका क्या है, जंप और फिर लेबल। जिस लेबल के ऊपर जंप करना है, जो हमने लास्ट लैब में देखा था कि हम लेबल्स डिफाइन कर देते हैं, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स को एक लेबल दे देते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल है कि L20 दिया हुआ है, तो ये लेबल 20 दिया हुआ है और इसके आगे कॉलन लगा हुआ है, मतलब ये एक लेबल है। इसके नीचे जितना भी काम हो रहा है ये सारा इस लेबल के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो होगा क्या कि जब हमने ये एक लेबल है, ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हुए, ठीक है, उसके बाद जब जंप L20 किया तो ये क्या करेगा, L20 के अंदर जितनी इंस्ट्रक्शन है उनको दोबारा से रिपीट करता जाएगा। तो ये तरीक़ेकार है जंप परफॉर्म करने का। अनकंडीशनल जंप पे कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ जंप L20, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ आप जंप कर दें, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है कि भाई ये एस वर्ड इन्होंने एक ले लिया है अनसाइंड 16 बिट, ठीक है। उसके अंदर मूव ए एक्स के अंदर 0 0, मतलब ए एक्स को 0 से इनिशलाइज किया है, बी एक्स को 0 से किया है, ठीक है, सी एक्स को 1 से किया है। और फिर लेबल टू ज़ीरो में क्या किया है, ये एक लेबल है, ठीक है। और उसके बाद इंक्रीमेंट किया है, मतलब ए एक्स के अंदर, ए एक्स में 0 था, ए एक्स में 1 का इंक्रीमेंट किया है, 1 ऐड किया है, ठीक है। और ए एक्स की वैल्यू बी एक्स के साथ ऐड किया है, ठीक है, मतलब कि ये भी 1 हो गया। और शिफ्ट सी एक्स कॉमा 1, मतलब कि शिफ्ट लेफ्ट सी एक्स दिस रिटर्न डबल दिस सी एक्स वैल्यू, मतलब क्या, सी एक्स में हमारे पास पहले से 1 था, ठीक है। अब सी एक्स के अंदर हमने 1 को शिफ्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये उसकी वैल्यू डबल हो गई, 1 की बजाय 2 हो गई। फिर जंप L20, तो ये असल जंप हम देख रहे हैं, जंप में क्या काम हो रहा है कि ये ऑपरेशन तीनों जो हैं, जो लेवल 2 के अंदर आ रहे हैं, ये अनकंडीशनली जंप हो जाएंगे दोबारा से। और ये जब तक हम इसको किसी और लेवल के ऊपर जंप नहीं करवा देते, तब तक ये जंप ऑपरेशन परफॉर्म होता रहेगा। तो ये अनकंडीशनल है, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल जंप हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कंडीशनल जंप। अच्छा, एक काम करते हैं कि हमारा ये मीटिंग का टाइम भी शायद एंड होने वाला है, तो आप लोग जो है ना एक 20 मिनट्स का ब्रेक ले लें। तब तक आप लोग लैब्स भी जो है वो डाउनलोड कर लें। उसके बाद हम कंडीशनल जंप को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर इतने कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, बट थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं और ये छोटी सी एक लैब है आगे, ठीक है। तो ये एक 20 मिनट्स का आप लोग ब्रेक ले लें, 9:50 से 10:10 तक का, ठीक है। 10:10 तक का आप ब्रेक ले लें, ठीक है। उसके बाद फिर हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं।